नमस्कार स्टूडेंट। आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल साइंस क्लास एंड जीके पर। ट्वेल्थ क्लास बायोलॉजी का हमारे यहाँ पे जो 10 नंबर लेसन चल रहा था, इस 10 नंबर लेसन का आज आपके यहाँ पे पार्ट नंबर 5 है। और इस पार्ट नंबर 5 में हम पढ़ने वाले हैं कि जो हमारी प्रकाशिक अभिक्रिया चल रही थी, इस प्रकाशिक अभिक्रिया के बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना है। हमने कल पढ़ा था कि जो प्रकाशिक अभिक्रिया है, इसमें टोटल आपके 5 जो आपके स्टेप्स है वो कंप्लीट होते हैं। उन 5 स्टेप को मैंने आपको एकदम अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन किया था। उन्हीं को आज हम एक बार वापस रिवाइज कर लेंगे, फिर हम चलेंगे इससे आगे की तरफ। ठीक है, तो अब देखिए, जो भी पीछे हमने जो स्लाइड पढ़ी थी वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इसके बाद में हम आज का जो हमारा टॉपिक है वो यहाँ पे हम स्टार्ट करने वाले हैं। कंटिन्यू चल रहा है आपका 10 नंबर लेसन यहाँ पे। देखो, कल हमने जो प्रकाशिक अभिक्रिया पढ़ी थी, उस प्रकाशिक अभिक्रिया में देखो सबसे पहले हमने यहाँ पे 5 पॉइंट पढ़े थे, है ना। ये 5 पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखने की कौन कौन से यहाँ पे 5 पॉइंट थे। पहला पॉइंट देखो, हमने बात की थी कि जो प्रकाश का अवशोषण एवं पर्णहरित के अणु का उत्तेजित होना। जो पर्णहरित का अणु होता है वो प्रकाश का अवशोषण करता है और उसके बाद में वो क्या हो जाता है, उत्तेजित हो जाता है। उत्तेजन का मतलब होगा कि उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, आपके बाहर निकलेंगे। ठीक है, वो है आपके यहाँ पे उत्तेजन की अवस्था। वेरी गुड इवनिंग। फिर देखो यहाँ पे कि जल का प्रकाशिक अपघटन होता है। अब प्रकाशिक अपघटन होगा क्योंकि पर्णहरित अणु में आपकी प्रकाश ऊर्जा अवशोषित होगी, तो यहाँ पे जल का क्या होगा, आपके प्रकाशिक अपघटन। और जैसे जल का प्रकाशिक अपघटन होगा तो उस जल के अणु से क्या होगा, ऑक्सीजन का निष्कासन होगा। किससे होगा, यहाँ पे जल के अणु से आपके ऑक्सीजन का निष्कासन होगा। फिर यहाँ पे ध्यान रखना कि आपके NADPH+H+ का निर्माण होगा। और इसके बाद में प्रकाशिक फास्फोरिलीकरण, और प्रकाशिक फास्फोरिलीकरण में हमें पता है कि ATP के रूप में ऊर्जा का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, यहाँ पे ATP का निर्माण होता है। अब देखो यहाँ पे इसके बाद में हमने पढ़ा था आपकी लाल पतन। लाल पतन का मतलब कि लाल रंग से अधिक अगर तरंगदैर्ध्य का प्रकाश, एक वर्णी प्रकाश अगर पादप के ऊपर डाला जाए तो उस समय प्रकाश संश्लेषण की दर घट जाती है। उसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पे लाल पतन कहते हैं। लेकिन इमर्सन प्रभाव ने हमने पढ़ा था यहाँ पे कि जो प्रकाश है वो आपकी कम तरंगदैर्ध्य और आपकी अधिक तरंगदैर्ध्य दोनों का प्रकाश डाला जाता है, तो उस समय प्रकाश संश्लेषण की दर आपकी बढ़ जाती है और उसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पे इमर्सन प्रभाव कहते हैं। वेरी गुड इवनिंग सभी को। अब देखो यहाँ से हम नेक्स्ट चल रहे हैं आपके, कल हमने पढ़ा था आपके इस प्रकाश फास्फोरिलीकरण, है ना। इस प्रकाश फास्फोरिलीकरण में हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन का निष्कासन होता है और वो इलेक्ट्रॉन अनेक सारे ग्राहियों से गुजरते हैं ना। अलग अलग क्या होता है, आपके एक्सेप्टर पाए जाते हैं इन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने के लिए, और उनके द्वारा ये आपके इलेक्ट्रॉन्स एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतर होते हैं। और इलेक्ट्रॉनों के इन स्थानांतरण से ध्यान रखना, ATP का निर्माण होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पे प्रकाशिक फास्फोरिलीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, इससे हम यहाँ पे प्रकाशिक फास्फोरिलीकरण कहा जाता है। और इसके बाद में हमने पढ़ा था यहाँ पे कि जो प्रकाश संश्लेषण की दर है वो आपके लाल रंग से अगर अधिक तरंगदैर्ध्य की है तो उस समय क्या होता है कि आपके जो प्रकाश संश्लेषण की दर घट जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, लाल पतन। अब ध्यान रखना कि जो प्रकाश होता है वो आपके दो प्रकार का होता है। कैसे कि एक तो कम तरंगदैर्ध्य का प्रकाश भी आएगा, एक आपके अधिक तरंगदैर्ध्य का प्रकाश भी आएगा। तो इन दोनों प्रकाश को अवशोषित करने के लिए पादप के अंदर दो तंत्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, दो तंत्र। और वो तंत्र कौन कौन से, यहाँ पे एक ध्यान रखना आपका प्रकाश तंत्र फर्स्ट, जिसे हम यहाँ पे फोटो सिस्टम फर्स्ट, और नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पे आपका प्रकाश तंत्र सेकेंड। नेक्स्ट कौन सा हो जाएगा, आपका प्रकाश तंत्र सेकेंड। ये आपके दो तंत्र पाए जाते हैं। और इन तंत्रों का कार्य क्या होता है कि जो आपकी तरंगदैर्ध्य होती है वो अलग अलग, एक तो कम तरंगदैर्ध्य के प्रकाश का अवशोषण, एक आपके अधिक तरंगदैर्ध्य के प्रकाश का अवशोषण करने के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार दो फोटो सिस्टम पाए जाते हैं। ध्यान रखना, फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकेंड पाए जाते हैं। अब हमें बात करनी है यहाँ पे, सबसे पहले ध्यान रखना कि प्रत्येक जो प्रकाश तंत्र होता है, प्रत्येक प्रकाश तंत्र में, प्रत्येक प्रकाश तंत्र में आपके 300 से 400 वर्णक समूह पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं, आपके 300 से 400 वर्णक समूह पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, वर्णक समूह पाए जाते हैं। वर्णक समूह मतलब पर्णहरित वगैरह। ठीक है, ये वर्णक समूह पाए जाते हैं। अब देखो, ये वर्णक समूह पाए जाते हैं, इसमें ध्यान रखना इसी प्रत्येक प्रकाश तंत्र होता है। इस प्रकाश तंत्र में एक आपका अभिक्रिया केंद्र होता है। क्या होता है, बीच में एक आपका रिएक्शन सेंटर होता है। ठीक है, हम यहाँ पे अभिक्रिया केंद्र कहते हैं। मतलब एक बीच का एक मेन आपका केंद्र होगा, बाकी वाले इसके चारों अनेक सारे आपके यहाँ पे क्या पाए जाएंगे, कि प्रकाश तंत्र के समूह पाए जाएंगे। सर आपने क्लोरोफिल ए का स्ट्रक्चर की ट्रिक्स नहीं, हाँ वो मैं कल बता दूंगा। ठीक है, एक बार तो यहाँ पे देखो अभिक्रिया केंद्र होता है। अब ध्यान रखना, इस अभिक्रिया केंद्र के चारों ओर, इस अभिक्रिया केंद्र के चारों ओर सहायक वर्णक पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, आपके सहायक वर्णक पाए जाते हैं। इस अभिक्रिया केंद्र के चारों ओर क्या पाए जाते हैं, आपके सहायक वर्णक पाए जाते हैं।
अब ध्यान रखना ये सहायक वर्णक किस प्रकार से होते हैं, मैं यहाँ पे डायग्राम बना रहा हूँ, एक बार आप समझ रहे हैं यहाँ पे जिस प्रकार से आपका बीच में क्या होगा, यहाँ पे रिएक्शन सेंटर होगा, ठीक है, ये रिएक्शन सेंटर हो गया, मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ यहाँ पे RS। वेरी गुड इवनिंग सीताराम। तो यहाँ पे ये क्या हो गया आपका बीच में रिएक्शन सेंटर हो गया। अब देखो यहाँ पे जैसे रिएक्शन सेंटर है, इसके चारों ओर अनेक सारे क्या पाए जाते हैं, आपके सहायक वर्णक पाए जाते हैं। इस प्रकार से अनेक सारे क्या पाए जाते हैं, आपके सहायक वर्णक पाए जाते हैं। अब इनका कार्य क्या होता है सहायक वर्णकों का, हम वो भी बात करेंगे। यहाँ पे ये सहायक वर्णकों की, ये लो मैं और यहाँ पे सहायक वर्णक बना देता हूँ, ठीक है, ये और मैंने यहाँ पे सहायक वर्णक बना दिए, ये सहायक वर्णक बना दिए यहाँ पे रेड कलर के सारे क्या हो जाएंगे, यहाँ पे सहायक वर्णक हो जाएंगे। ये रेड कलर वाले आपके क्या हो जाएंगे, यहाँ पे सहायक वर्णक हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे यहाँ पे सहायक वर्णक। लेकिन जो ब्लैक वाला भाग है बीच में, जो मैंने बीच में जो ब्लैक वाला गोला बनाया है, इसे कहते हैं यहाँ पे ध्यान रखना अभिक्रिया केंद्र। इसको हम क्या कहते हैं यहाँ पे अभिक्रिया केंद्र कहते हैं, क्या कहते हैं यहाँ पे अभिक्रिया केंद्र कहते हैं। अब ध्यान रखना कि जो अभिक्रिया केंद्र है, इस अभिक्रिया केंद्र के चारों ओर क्या पाए जाते हैं, आपके सहायक वर्णक पाए जाते हैं, ठीक है। और इन सहायक वर्णकों को ध्यान रखना हम यहाँ पे एंटीना अणु भी कहते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं यहाँ पे एंटीना अणु भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है यहाँ पे एंटीना अणु कहा जाता है। अब बात समझना यहाँ पे कि इन एंटीना अणु और आपके जो अभिक्रिया केंद्र, इनका मेन मुख्य कार्य क्या होता है। आपने देखा होगा कि कोई भी मकान बनाता है, उस मकान का एक ठेकेदार होता है और उस ठेकेदार के चारों ओर कुछ अनेक सारे मजदूर काम करते हैं ना, वो सारे मजदूरी करके सारा पैसा एक बार किसको देते हैं, आपकी ठेकेदार को देते हैं, ऐसा समझ लो। तो इसी प्रकार ध्यान रखना यहाँ पे कि जो सूर्य से आने वाला जो प्रकाश होगा, सूर्य से आने वाला जो प्रकाश होगा वो जाएगा आपके इन सहायक वर्णकों के चारों ओर। मतलब सहायक वर्णक क्या करेंगे, इस सूर्य से आने वाले प्रकाश को अवशोषित करेंगे चारों ओर से, सारे प्रकाश अवशोषित करके वो सारा का सारा प्रकाश किसको दे देंगे, आपके इस अभिक्रिया केंद्र को दे देंगे। मतलब मेन ठेकेदार के तौर पे यहाँ पे कौन कार्य करा, आपके अभिक्रिया केंद्र। तो सारा जो चारों ओर से जो प्रकाश है वो आपके एंटीना अणु या फिर सहायक अणुओं ने, आपके वर्णकों ने अवशोषित कर लिया। उसी प्रकाश को ट्रांसफर कहाँ पे कर देते हैं, आपके अभिक्रिया केंद्र को ट्रांसफर कर देते हैं। कहाँ पे ट्रांसफर कर देते हैं, आपके अभिक्रिया केंद्र को ट्रांसफर कर देते हैं। एक बार ये इतनी बात ध्यान में रखना, ठीक है, कि सहायक वर्णक और आपके अभिक्रिया केंद्र का यहाँ पे कार्य क्या होता है। वेरी गुड इवनिंग जितेंद्र कुमार, हैप्पी न्यू ईयर भैया आपको भी सभी को। अब देखो नेक्स्ट बात यहाँ पे हमें पढ़ना है, सबसे पहले आपका प्रकाश तंत्र फर्स्ट। कौन सा पढ़ना है यहाँ पे, प्रकाश तंत्र फर्स्ट पढ़ना है, फोटो सिस्टम फर्स्ट पढ़ना। और फोटो सिस्टम फर्स्ट में ध्यान रखना कि यहाँ पे विभिन्न प्रकार के आपके क्लोरोफिल अणु पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, आपके विभिन्न प्रकार के क्लोरोफिल अणु। इसमें क्या पाए जाते हैं, आपके विभिन्न प्रकार के क्लोरोफिल अणु पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, इसमें आपके विभिन्न प्रकार के क्लोरोफिल अणु पाए जाते हैं। इस क्लोरोफिल के अलावा ध्यान रखना इसमें आपके कैरोटीनॉइड्स भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है, इसमें आपके कैरोटीनॉइड्स। ये मैंने आपको वर्णकों के बारे में पहले बता दिया था, इसमें क्या पाया जाता है, आपका कैरोटीनॉइड्स भी पाया जाता है। अब ध्यान रखना कि जो भी आपके यहाँ पे क्लोरोफिल अणु पाए जाते हैं वो आपके अलग अलग तरंगदैर्ध्यों का अवशोषण करते हैं। क्या करते हैं, आपके अलग अलग तरंगदैर्ध्यों का अवशोषण। जो भी वर्णक पाए जाते हैं, जो भी वर्णक पाए जाते हैं वह सभी अलग अलग तरंगदैर्ध्यों का अवशोषण करते हैं। ठीक है, सारे क्या करते हैं, आपके अलग अलग जो तरंगदैर्ध्य होती है उनका क्या करते हैं, यहाँ पे अवशोषण करते हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें ध्यान रखना कि जो क्लोरोफिल ए होता है ये आपके 700 nm का जो तरंगदैर्ध्य होता है, जो प्रकाश होता है उसका यहाँ पे क्या करता है, अवशोषण करता है। अब ध्यान रखना इसमें से जो विशेषकर आपका जो यहाँ पे क्लोरोफिल ए है, ये क्या करेगा कि जो प्रकाश की जो तरंगदैर्ध्य अगर 700 nm है तो उस प्रकाश का क्या करेगा, मेन अवशोषण करेगा। तो ये आपके अभिक्रिया केंद्र के तौर पर कार्य करता है। अभिक्रिया केंद्र की तरह कार्य कौन करता है, यहाँ पे क्लोरोफिल ए कार्य करता है। अब इस क्लोरोफिल ए के चारों ओर क्या होंगे, आपके अनेक सारे वर्णक पाए जाएंगे। कैसे, ये मान लो आपका बीच में क्या है, यहाँ पे रिएक्शन सेंटर, और ये रिएक्शन सेंटर कौन सा, आपके यहाँ पे क्लोरोफिल ए। ठीक है, CHL में यहाँ पे शॉर्ट में लिखता हूँ क्लोरोफिल ए। और ये क्लोरोफिल ए कौन सा, यहाँ पे 700 nm की तरंगदैर्ध्य का प्रकाश का क्या करेगा, अवशोषण। तो ये तो क्या हो गया, आपका अभिक्रिया केंद्र हो गया। ये तो क्या हो गया यहाँ पे अभिक्रिया केंद्र, कि ये आपके अभिक्रिया केंद्र की तरह कार्य करता है। अब ध्यान रखना कि जो सहायक वर्णक होंगे वो सहायक वर्णक क्या होंगे, इसकी चारों ओर यहाँ पे व्यवस्थित हो जाएंगे। इसके चारों ओर आपके इस प्रकार से ये आपके क्या हो जाएंगे, यहाँ पे सहायक वर्णक हो जाएंगे। ठीक है, ये लो आपके सहायक वर्णक हो गए यहाँ पे।
अब मैंने बताया था आपको अभी कि जो सहायक वर्णक, ये जो आपके सहायक वर्णक या फिर इसे हम यहाँ पे एंटीना अणु कह सकते हैं, सहायक वर्णक। अब ये सहायक वर्णक क्या कार्य करते हैं? तो अभिक्रिया केंद्र में ध्यान रखना कि जो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के कारण क्लोरोफिल से यहाँ पे जैसे आपके सूर्य का जो प्रकाश आएगा, ये सहायक वर्णक क्या करेंगे, उस प्रकाश को अवशोषित करेंगे और सारे के सारे प्रकाश को कहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे, आपके क्लोरोफिल ए को ट्रांसफर कर देंगे। कहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे, आपके क्लोरोफिल ए को ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि क्लोरोफिल ए क्या करता है, यहाँ पे अभिक्रिया केंद्र की तरह कार्य करता है। और जैसे ही यहाँ पे क्लोरोफिल ए को ये आपकी प्रकाश ऊर्जा ट्रांसफर करते हैं, तो इससे क्या होगा कि कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। क्या निकलते हैं? इनसे आपके कुछ इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, आपके दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, एक सर फोटोन इलेक्ट्रॉन दोनों पर। देखो जो फोटोन है, जो सूर्य से आने वाले प्रकाश उसे हम फोटोन कहते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, वो ध्यान रखना कि कुछ उच्च ऊर्जा वाला जो प्रकाश होगा वो तो आपकी क्लोरोफिल ए को डायरेक्ट ट्रांसफर हो जाएगा, लेकिन जो आपकी कम ऊर्जा वाला जो प्रकाश है वो आपके पहले किसको मिलेगा, यहाँ पे सहायक वर्णकों को मिलेगा, ठीक है। पहले किसको मिलेगा, आपके सहायक वर्णकों को। तो दोनों बातें ध्यान रखनी है यहाँ पे कि जो उच्च ऊर्जा वाला जो प्रकाश है वो आपको क्लोरोफिल ए को डायरेक्ट वो अवशोषित कर लेगा, लेकिन जो आपके क्लोरोफिल ए है, जो आपके अभिक्रिया केंद्र है, जिस प्रकाश का अवशोषण नहीं कर पाता है, उसका अवशोषण कौन करेंगे, यहाँ पे सहायक वर्णक करेंगे। कौन करेंगे, आपके सहायक वर्णक। और ये सहायक वर्णक क्या करते हैं, उस सारे प्रकाश को अवशोषित करते हैं, इस बीच वाले आदमी को दे देते हैं, बीच वाले ठेकेदार को दे देते हैं। और यहाँ पे बीच वाला ठेकेदार कौन सा, आपका क्लोरोफिल ए। तो यहाँ पे क्या होता है, इससे कुछ इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे। क्या निकलेंगे, इनसे कुछ इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे। अब ध्यान रखना कि ये जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है, जैसे आपके इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है, तो आपके पर्णहरित जो अणु होता है ये ऑक्सीकृत अवस्था में आ जाता है। कि पर्णहरित अणु क्या होता है, यहाँ पे ऑक्सीकृत अवस्था में आ जाता है। कौन सी अवस्था में आ जाता है, आपकी ऑक्सीकृत अवस्था में। क्योंकि किसी भी, ध्यान रखना, किसी भी परमाणु या फिर एटम से आपके इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं तो वो कौन सी स्टेट में आ जाता है, आपका ऑक्सीकृत अवस्था में आ जाता है। अब ध्यान रखना कि ये जो इलेक्ट्रॉन मुक्त हुए हैं, ये जो आपके इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकले, ये इलेक्ट्रॉन आपकी विभिन्न ग्रहों से गुजरेंगे। कहाँ से गुजरेंगे, विभिन्न ग्रहों से। विभिन्न ग्रहों मतलब इनको रिसीवर, इनको कोई एक्सेप्ट करने वाला होगा इन इलेक्ट्रॉनों को। तो विभिन्न ग्रह कौन कौन से हो सकते हैं, यहाँ पे ध्यान देना। एक तो हो सकता है यहाँ पे आपका आयरन सल्फर, और आयरन सल्फर मतलब FeS, आयरन सल्फर हो गया। इसके अलावा ध्यान रखना यहाँ पे फेरेडॉक्सिन हो सकता है। कौन सा हो सकता है, आपका फेरेडॉक्सिन, फेरेडॉक्सिन, ठीक है। आपके विभिन्न ग्राही है जिनके द्वारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन है वो आपके आगे से आगे आपके पहुंचते रहेंगे, और जैसे इलेक्ट्रॉनों का जब ट्रांसफर होगा यहाँ से, तो ही क्या हो सकता है, यहाँ पे ऊर्जा का निर्माण हो सकता है। तो जो विभिन्न ग्राही है वो कौन कौन से, यहाँ पे ध्यान रखना, प्रकाश तंत्र फर्स्ट में, फोटो सिस्टम फर्स्ट में कौन कौन से इलेक्ट्रॉन ग्राही, एक तो आपका आयरन सल्फर, एक कौन सा यहाँ पे फेरेडॉक्सिन है, ठीक है। दो हो गए यहाँ पे। अब ध्यान रखना, ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे ये आगे ट्रांसफर होंगे, और जैसे ये इलेक्ट्रॉन आगे ट्रांसफर होंगे तो यहाँ पे ध्यान रखना, आपके जो NADP+ रहता है, इस NADP द्वारा इनको ग्रहण कर लिया जाता है। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन इलेक्ट्रॉनों को आपके NADP द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। एक बार देखो यहाँ पे बातों को समझना, फिर हम इनकी सारी जो भी आपकी प्रोसेस होगी वो एक आरेख के द्वारा समझने वाले, जिसके कारण सारी हर एक स्टेप है वो आपको कन्फर्म हो जाएगा, यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन निकले, और इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, जैसे इलेक्ट्रॉन बाहर निकले तो पर्णहरित अणु क्या हो जाएगा, यहाँ पे उत्तेजित हो गया। और जैसे ही पर्णहरित अणु उत्तेजित हुआ तो इन इलेक्ट्रॉनों का जो ट्रांसफर है वो किसके द्वारा होता है, आपके ग्राहियों के द्वारा होता है। और ये ग्राही कौन कौन से होते हैं, यहाँ पे आयरन सल्फर हो सकता है, इसके अलावा आपका फेरेडॉक्सिन हो सकता है। कौन सा हो सकता है, आपका फेरेडॉक्सिन हो सकता है। क्लियर है बात यहाँ पे। अब देखो नेक्स्ट बात यहाँ पे, ये आपके फेरेडॉक्सिन से जो आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं वो आपके NADP द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं, और जैसे NADP द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं तो ये NADP किस में परिवर्तित हो जाता है, आपके NADPH+H में परिवर्तित हो जाता है। इसमें परिवर्तित हो जाता है, यहाँ पे NADPH+H+ में यहाँ पे परिवर्तित हो जाता है। अब देखो जो NADP बना है यहाँ पे क्या जुड़े हुए हैं, हाइड्रोजन, तो ये आपकी अपचायक की तरह कार्य करेगा। इसकी तरह कार्य करेगा, आपकी अपचायक की तरह कार्य करेगा। और अपचायक की तरह कार्य करेगा तो आपको पता है कि जो फोटो सिस्टम होता है, जो आपकी फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन होती है उसमें CO2 का अपचयन होता है। इसका अपचयन होता है, आपके CO2 का अपचयन होता है, इसका रिडक्शन होता है, और ये CO2 अपचयित होकर क्या बना लेता है, यहाँ पे ग्लूकोज बना लेता है, C6H12O6 बना लेता है। तो ध्यान रखना कि जो NADP है ये आपकी प्रबल अपचायक की तरह कार्य करेगा। तो ये NADPH+H+ कहाँ पे काम आएगा, आपके इस CO2 के अपचयन में काम आएगा। कहाँ पे काम आएगा, आपके CO2 के अपचयन में। यही तो कल हमने बात पढ़ी थी
कि जो जल होता है उस जल का प्रकाशिक अपघटन आपके ग्रेना वाले भाग में जैसे प्रकाशिक अपघटन होगा तो उसके कारण एटीपी और आपके NADPH+ का निर्माण होगा। तो एटीपी और आपके NADPH के कारण क्या होगा यहाँ पे कि CO2 का अपचयन होगा। किसका अपचयन होगा? CO2 का अपचयन। तो आज बात पता चल गई यहाँ पे कि जो NADPH+H+ बनता है ये आपके प्रबल अपचय की तरह कार्य करता है और जो CO2 का क्या कर देते हैं यहाँ पे अपचयन कर देता है। ठीक है, जो क्या करता है आपके CO2 का अपचयन कर देता है। तो ये था आपके यहाँ पे फोटो सिस्टम फर्स्ट। तो एक बार ध्यान रखना यहाँ पे फोटो सिस्टम फर्स्ट के बारे में इतनी सारी बातें। एक बात और ध्यान रखना, इसके साथ में यहाँ पे नोट लगा लेना कि जो फोटो सिस्टम फर्स्ट है ये आपके चक्रीय फास्फोरिलीकरण, चक्रीय और आपके अचक्रीय फास्फोरिलीकरण में काम आता है। इसमें आता है आपका चक्रीय और आपके अचक्रीय दोनों फास्फोरिलीकरण में काम आता है। अभी फास्फोरिलीकरण अभी हम समझेंगे यहाँ पे, ठीक है। चक्रीय और आपके अचक्रीय फास्फोरिलीकरण इन दोनों में काम आता है। कौन सा? पीएच फर्स्ट का मतलब फोटो सिस्टम फर्स्ट है, वो दोनों प्रोसेस में काम में आएगा। आपकी चक्रीय में भी आएगा और आपके अचक्रीय फास्फोरिलीकरण में भी आएगा। ये आपके यहाँ पे फोटो सिस्टम फर्स्ट। बस फोटो सिस्टम फर्स्ट में ये ध्यान में रखना है यहाँ पे कि मुख्य रूप से एक तो यहाँ पे ग्राही कौन कौन से, एक तो आयरन सल्फर, एक आपका फेराइडॉक्सिन होता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? बाहर निकलते हैं। सबको पता है कि जैसे आपके प्रकाश की जो ऊर्जा आएगी, प्रकाश ऊर्जा, उनको यहाँ पे रिएक्शन सेंटर जो अभिक्रिया केंद्र वो अवशोषित करेगा, जिसके कारण कुछ इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं। और बाहर निकलेंगे तो वही इलेक्ट्रॉन आपके विभिन्न ग्राहियों के द्वारा क्या होगा? अलग अलग पथ के द्वारा क्या करेगा? यहाँ पे NADPH के द्वारा ग्रहण कर लिया जाएगा। और जैसे NADPH के द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है तो NADPH+ का निर्माण हो जाता है। और वही क्या करता है यहाँ पे ध्यान रखना, आपके एक प्रबल अपचय की तरह कार्य करता है। और जैसे ही प्रबल अपचय की तरह कार्य करता है तो वो CO2 का क्या कर देता है? आपके अपचयन कर देता है, ठीक है। अगर यहाँ पे फोटो सिस्टम फर्स्ट आपको समझ में आ गया तो एक बार कमेंट कर दो। फिर हम चले यहाँ पे फोटो सिस्टम सेकेंड के बारे में, ठीक है। एक बार ये कमेंट कर दो भाई, यहाँ पे फोटो सिस्टम फर्स्ट है वो आपको समझ में आ गया तो फोटो सिस्टम फर्स्ट समझ में आ गया तो एक बार कमेंट कर दो। फिर हम चल रहे हैं यहाँ से नेक्स्ट। हैप्पी न्यू ईयर कृष्ण कुमार, आपको भी। अब देखो नेक्स्ट बात, ये आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो प्रकाश सूर्य से आने वाले जो प्रकाश फोटोन आता है वो क्या होता है? यहाँ पे अलग अलग ये आपके क्या है? यहाँ पे साय कणु, एंटीना अणु, ये क्या करते हैं? साय कणुओं के द्वारा डायरेक्ट कहाँ पे चले जाते हैं? आपके यहाँ पे रिएक्शन सेंटर के पास चले जाते हैं। ये आपका रिएक्शन सेंटर है यहाँ पे, और जिससे इलेक्ट्रॉन क्या होता है? आपके बाहर निकलते हैं। यही प्रोसेस थी अभी तक, ठीक है। और इसमें कोई हार्ड वाली बात नहीं थी। अब देखो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यहाँ पे प्रकाश तंत्र फर्स्ट। कौन सा पढ़ेंगे यहाँ पे? प्रकाश तंत्र फर्स्ट। फोटो सिस्टम सेकेंड पढ़ेंगे, ठीक है। PS सेकेंड भी कहते हैं इसे शॉर्ट में। अब देखो यहाँ पे प्रकाश तंत्र फर्स्ट में होगा क्या? जिस प्रकार से हमने अभी पीछे प्रकाश तंत्र फर्स्ट में देखा था, वहां पे सहायक अणु होते हैं, एंटीना अणु होता है, इसके अलावा आपका रिएक्शन सेंटर मतलब अभिक्रिया केंद्र होता है। उसी प्रकार यहाँ पर भी ध्यान रखना कि अनेक प्रकार के आपके यहाँ पे पर्णहरित के विभिन्न अणु पाए जाते हैं। अब कौन कौन से होते हैं यहाँ पे विभिन्न अणु? ध्यान रखना, एक तो हो जाएगा यहाँ पे आपके पर्णहरित बी। कौन सा होगा यहाँ पे? पर्णहरित बी, मतलब क्लोरोफिल बी हो जाएगा। क्लोरोफिल ए तो आपके फोटो सिस्टम फर्स्ट में काम आ गए, तो यहाँ पे कौन हो गए? आपके क्लोरोफिल बी हो गए, ठीक है। इसके अलावा कैरोटिनोइड्स, इसके अलावा कैरोटिनोइड, ठीक है, कैरोटिनोइड। इसके अलावा हो जाएगा यहाँ पे प्लास्टोक्विनोन, क्या हो जाएगा यहाँ पे? प्लास्टोक्विनोन हो जाएगा। और नेक्स्ट ध्यान रखना यहाँ पे साइटोक्रोम B6, और एक आपका साइटोक्रोम F हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? साइटोक्रोम F। अब देखो यहाँ पे साइटोक्रोम B6 को हम यहाँ पे CYT-B6 भी लिख सकते हैं शॉर्ट में। क्या लिख सकते हैं इसको? CYT-B6 भी लिख सकते हैं। और साइटोक्रोम F को हम यहाँ पे CYT-F भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं इसको? CYT-F भी लिख सकते हैं। तो ये तो पाए जाते हैं यहाँ पे, ध्यान रखना पर्णहरित के जो विभिन्न अणु है वो कौन कौन से पाए जाते हैं। एक तो बी पाया जाता है, कैरोटिनोइड्स, प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम F पाया जाता है। अब ध्यान रखना इस प्रकाश तंत्र में जो भी आपके एंटीना अणु होते हैं वो सारी की सारी जो ऊर्जा है वो ऊर्जा किसको देते हैं? यहाँ पे जो रिएक्शन सेंटर के तौर पे कार्य करता है वो करता है आपका क्लोरोफिल होता है। उसका ध्यान रखना, यहाँ पे जो तरंग दैर्ध्य होती है उसका मान कितना होता है? 680, या फिर हम इसको कह सकते हैं यहाँ पे P680, ठीक है, P680। ये क्या करता है? आपका यहाँ पे अभिक्रिया केंद्र के तौर पर कार्य करता है। इसके तौर पे कार्य करता है, आपके अभिक्रिया केंद्र के तौर पे कार्य करता है। लेकिन अभी हमने PS फर्स्ट में देखा था कि वहां पे जो अभिक्रिया केंद्र के तौर पे कार्य करता है वो कौन कार्य करता है? आपका यहाँ पे
क्लोरोफिल ए 700, मतलब ये आपकी P700 कार्य करता है। P700 का मतलब 700 nm के तरंग दैर्ध्य का प्रकाश का अवशोषण करेगा। लेकिन ये जो आपकी फोटो सिस्टम जो सेकंड है, यहाँ पे कौन सा कार्य करेगा, यहाँ पे 680 nm के तरंग दैर्ध्य का जो प्रकाश का अवशोषण होगा वो आपके फोटो सिस्टम सेकंड में होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। यहाँ पे P700 क्या और P680 क्या। अब देखो यहाँ पे P600 क्या करता है, यहाँ पे कम तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश का अवशोषण करता है। और ध्यान रखना कि जो आपकी प्रकाश तंत्र जो सेकंड है ये आपके अचक्रीय फास्फोरिलीकरण में काम आएगा। सिर्फ और सिर्फ किस में आएगा, आपका अचक्रीय फास्फोरिलीकरण में काम आएगा। ठीक है, इसमें आएगा अचक्रीय। लेकिन जो आपका प्रकाश तंत्र फर्स्ट था वो आपके चक्रीय और अचक्रीय दोनों में काम आएगा। लेकिन जो प्रकाश तंत्र सेकंड है ये आपके अचक्रीय फास्फोरिलीकरण में काम आएगा। फिर हम बात करते हैं इसी के डायग्राम की। ये मान लो आपका यहाँ पे रिएक्शन सेंटर है इसका। ठीक है, और इस रिएक्शन सेंटर में ध्यान रखना P680 nm के तरंग दैर्ध्य का अवशोषण किया जाएगा। लेकिन ध्यान रखना इससे कम तरंग दैर्ध्य का जो भी प्रकाश आएगा उसको कौन अवशोषित करेगा, इससे कम तरंग दैर्ध्य का जो प्रकाश आएगा उसको कौन अवशोषित करेगा। सर क्लोरोफिल 650 क्लोरोफिल, इसका मतलब होता है क्लोरोफिल देखो 650 होता है कहीं पे आपको यहाँ पे मिलेगा, जिसकी यहाँ पे क्लोरोफिल 680 भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, P680 को हम क्लोरोफिल 680 कह सकते हैं। मतलब ये क्या करता है कि जो सूर्य से आने वाले जो प्रकाश है उसकी तरंग दैर्ध्य है ये 680। मैंने आपको बताया था, यहाँ पे देखो एक डायग्राम वापस बताता हूँ मैं, यहाँ पे आप कंफ्यूजन हो रहे हो ना कि ये है क्या। एक मिनट, हाँ ये लो डायग्राम आपके सामने। अब देखो ये है क्या, एकदम प्रॉपर रूप से मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे पहली बात देखो, यहाँ पे मैंने बताई थी आपको कि ये जो इधर वाला जो भाग है ये आपका लाल भाग है ना। मतलब दृश्यमान भाग में एक तो लाल होता है सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य, और सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य किसकी होती है, आपकी लाल भाग की होती है। इसमें 660 से लेकर 780 nm के तरंग दैर्ध्य का प्रकाश का अवशोषण होगा। और इधर कौन से प्रकाश का अवशोषण होगा, आपकी बैंगनी रंग के प्रकाश का अवशोषण होगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना कि जो आपके ये जो प्रभाव होगा यहाँ पे इसमें लाल भाग में, इसमें एक तो आपका 680 nm के तरंग दैर्ध्य का प्रकाश का जो अवशोषण किया जाएगा वो आपके फोटो सिस्टम फर्स्ट सेकंड में। और आपके ध्यान रखना कि 700 nm के तरंग दैर्ध्य का तक का जो प्रकाश अवशोषित किया जाएगा वो किस में किया जाएगा, आपके फोटो सिस्टम फर्स्ट में। ठीक है, तो ध्यान रखना कि 700 nm तरंग दैर्ध्य का जो प्रकाश आएगा उसका अवशोषण कहाँ पे किया जाएगा, PS फर्स्ट में, PS फर्स्ट में। लेकिन 680 nm तरंग दैर्ध्य का जो प्रकाश का अवशोषण किया जाएगा वो किस में किया जाएगा, आपका PS सेकंड में किया जाएगा। कहाँ पे किया जाएगा, PS सेकंड में। ठीक है, यहाँ पे आगे बात सेकंड में कि यहाँ पे P680 ये आपका 700 क्या कंप्लीट है बात यहाँ पे। अब देखो वापिस हम चल रहे हैं हम उसी के टॉपिक पर। देखो यहाँ पे P680 है, मेन रिएक्शन सेंटर के तौर पे कार्य करेगा। किस में करेगा, आपका ये फोटो सिस्टम सेकंड में कार्य करेगा। ठीक है, ये लो आपका यहाँ पे क्या होगा, ये अनेक सारे मैंने यहाँ पे सहायक अणु या फिर एंटीना अणु लगा दी। ये क्या हो गया, आपकी एंटीना अणु। अब ध्यान रखना कि P680 का जो प्रकाश आएगा वो डायरेक्ट आपके ये रिएक्शन सेंटर काम ले लेगा। लेकिन इससे कम तरंग दैर्ध्य का जो प्रकाश आएगा वो क्या करेगा, सहायक अणु अवशोषित करेंगे। कौन अवशोषित करेंगे, आपके सहायक अणु। और सहायक अणु अवशोषित करके वो कहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे, इस रिएक्शन सेंटर को दे देंगे भी कि ये लो प्रकाश आप रखो, इस प्रकाश का उपयोग करो जो भी करना है ना। तो यहाँ पे ये सारा का सारा जो प्रकाश होता है वो कहाँ पे ट्रांसफर किया जाता है, इस रिएक्शन सेंटर को ट्रांसफर किया जाता है। अब देखो जैसे आपके रिएक्शन सेंटर को ट्रांसफर किया जाएगा तो यहाँ से आपके कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, यहाँ से क्या होंगे, आपके कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ध्यान रखना, ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये सबसे पहले आपके यहाँ पे फियोफाइटिन जो अलग अलग ग्राही होते हैं, ग्राहियों के द्वारा ग्रहण किए जाते हैं, है ना। ग्राही मतलब इनको ग्रहण करने वाले कुछ आपके अणु होते हैं उनके द्वारा ग्रहण किए जाते हैं। अभी हमने फोटो सिस्टम फर्स्ट में देखा था कि एक तो आपके साइटोक्रोम B6, एक तो साइटोक्रोम F के द्वारा उनको ग्रहण किया जाता है। आयरन सल्फर के द्वारा देखा था हमने कि आयरन सल्फर फेरिडॉक्सिन के द्वारा उनको ग्रहण किया जाता है। लेकिन यहाँ पे जो ग्राही है वो ग्राही ध्यान रखना, एक तो हो जाएगा आपका फियोफाइटिन, एक कौन हो जाएगा आपका फियोफाइटिन के द्वारा इस इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले ग्रहण किया जाएगा। फिर फियोफाइटिन के द्वारा ध्यान रखना यहाँ पे प्लास्टोक्विनोन हो जाएगा। सेकेंड नंबर कौन सा हो जाएगा, आपका प्लास्टोक्विनोन हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड नंबर कौन हो जाएगा, आपका प्लास्टोक्विनोन हो जाएगा। फिर ध्यान रखना यहाँ पे कि थर्ड नंबर जो प्रकाश का अवशोषण किया जाएगा वो आपके साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम CYT-B6 या फिर आपके साइटोक्रोम F के द्वारा, CYT-F के द्वारा इस इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया जाएगा। जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे साइटोक्रोम B6 साइटोक्रोम F के द्वारा ग्रहण किए जाएंगे
हाँ, 700 nm की जो तरंग दैर्ध्य की जो प्रकाश होती है उसको अवशोषण करने वाला केंद्र वो आपके P700 या फिर क्लोरोफिल 700 कहलाता है। ठीक है, तो कंफ्यूजन होने वाली बात नहीं यहाँ पे कि P700 का जो प्रकाश आएगा, मतलब 700 nm तरंग दैर्ध्य तक का जो प्रकाश आएगा वो फोटो सिस्टम फर्स्ट अवशोषित करेगा, लेकिन 680 nm की तरंग दैर्ध्य का जो प्रकाश आएगा वो कौन अवशोषित करेगा, यहाँ पे फोटो सिस्टम सेकेंड। बस ये है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ये इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, आपके विभिन्न ग्रहों के द्वारा पहुंचते हैं। एक ग्रह कौन सा हो गया, थियोफाइटिन, एक प्लास्टोक्विनोन, एक आपका साइटोक्रोम B6 और आपके साइटोक्रोम F हो गया। अब ध्यान रखना कि आपके साइटोक्रोम B6 के बाद में जो आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आपके प्लास्टोसाइनिन में पहुंचते हैं। कहाँ पे पहुंचते हैं, आपके प्लास्टोसाइनिन। ये आपकी विभिन्न ग्रह ही है भाई, यहाँ पे ध्यान रखना। ठीक है, ये भी मत पूछना कि ये है क्या, ये आपकी विभिन्न ग्रह ही है यहाँ पे, मतलब इन ग्रहों के द्वारा इलेक्ट्रॉन क्या होगा, आगे से आगे ट्रांसफर होता जाएगा। और जैसे इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होगा तो आपको पता है कि एटीपी के रूप में क्या बनेगी, ऊर्जा बनेगी। एटीपी के रूप में क्या बनेगी, आपकी ऊर्जा बनेगी। ठीक है, आगे बात समझिए यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट ये क्या होता है, यहाँ पे थियोफाइटिन, प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम F और आपकी प्लास्टोसाइनिन। अब देखो यहाँ पे प्लास्टोसाइनिन के बारे में एक बात ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है इसमें। क्या इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, ध्यान रखना कि जो प्लास्टोसाइनिन है ये आपके प्रकाश तंत्र फर्स्ट, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि आपके प्रकाश तंत्र सेकेंड व PS फर्स्ट के योजक कड़ी का कार्य करती, योजक कड़ी का कार्य करती। ठीक है, योजक कड़ी का कार्य करती। अब जो इसका जो डायग्राम है ना, मेन डायग्राम, वो हम कल पढ़ेंगे भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्लास का यहाँ पे टाइम हो गया। तो यहाँ पे देखो प्रकाश तंत्र फर्स्ट और प्रकाश तंत्र सेकेंड के बारे में आपको इतना ध्यान में रखना है कि जो प्रकाश तंत्र फर्स्ट होता है उसमें आपके P700 nm की तरंग दैर्ध्य का प्रकाश का अवशोषण किया जाता है। जब प्रकाश होता है वो आपके रिएक्शन सेंटर को जब ट्रांसफर किया जाता है तो यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है, आपके विभिन्न ग्रहों से कहाँ पे पहुँचते हैं, आपके NADPH के पास पहुँचते हैं। ये रहा यहाँ पे आपके ऑक्सीकृत होते हैं। विभिन्न ग्रह कौन कौन से हो गए, यहाँ पे आयरन सल्फर हो गया, एक आपका फेरेडॉक्सिन हो गया। ये इलेक्ट्रॉन आपके NADPH के पास जाते हैं, और जिसका NADPH प्लस है वो आपके किस में अपचयित हो जाता है, यहाँ पे NADPH प्लस H में। और ये एक आपके प्रबल अपचय के रूप में कार्य करेगा, और ये प्रबल अपचय के रूप में कार्य करेगा तो किसका अपचयन करेगा, यहाँ पे CO2 का अपचयन करेगा। ठीक है, और फिर नोट ध्यान रखना यहाँ पे कि जो आपका PH फर्स्ट है आपकी चक्रीय और आपके अचक्रीय फास्फोरिलीकरण दोनों में काम आता है। फिर हमने यहाँ पे पढ़ा था आपके प्रकाश तंत्र सेकंड की आपके सिर्फ और सिर्फ आपके अचक्रीय में काम आएगा, और इसमें अनेक सारे यहाँ पे वर्णक पाए जाते हैं, वर्णक देख सकते हो। फिर ध्यान रखना कि इसका जो अभिक्रिया केंद्र होगा वो आपके P680 का होगा। कितना होगा यहाँ पे अभिक्रिया केंद्र, P680 का होगा। ठीक है, और फिर यहाँ पे अनेक सारे जो ग्राही होते हैं वो ग्राही मैंने बता दिए, ग्राही ध्यान रखने भाई, है ना, ये ग्राही बहुत इंपॉर्टेंट है। कल हम जब आपकी चक्रीय और अचक्रीय फास्फोरिलीकरण पढ़ेंगे तो एकदम कंप्लीट यहाँ पे आपकी प्रोसेस हो जाएगी, और फिर एक बार हम पूरा रिवाइज कर लेंगे कि जो प्रकाशीय अभिक्रिया है वो किस प्रकार से चल रही थी। क्लियर है बात यहाँ पे आज तक? नहीं, अब आपके 7:30 बजे वाली जो क्लास है वो ध्यान रखना, आपके जब एग्जाम आएंगे पास में तो 1 महीने पहले मैं आपकी स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, जब तक 7:30 बजे वाली क्लास है वो मैं जनरल साइंस के लिए स्टार्ट कर रहा हूँ। 7:30 बजे वाली क्लास में कुछ दिनों के लिए जनरल साइंस के लिए स्टार्ट कर रहा हूँ। चलो तो मिलते हैं कल वापस। ठीक है, इसी टाइम पे 7 बजे आपकी क्लास कंटिन्यू रहेगी कल से।